केतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से मैं के अग्रवाल सीनियर लेक्चरर। आज जो डिस्कस करेंगे हम वो है, टॉपिक का नाम है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। तो इसके लिए होती क्या है SRTF शेड्यूलिंग? तो ये SJF है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग है, उसका एक पार्ट होता है। इसमें दो होते हैं, इसमें एक तो है प्रीएम्प्टिव और एक है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव मैंने पहले बताया था। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में तो जब कोई भी प्रोसेस एक बार जब एंटर करता जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो जब तक वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वो वहाँ से एग्जिट नहीं होगा। ठीक है, जबकि प्रीएम्प्टिव में क्या है कि जैसे भी कोई हाई प्रायोरिटी का बीच में कोई प्रोसेस और आ गया तो पहले हम प्रायोरिटी देंगे, हाई प्रायोरिटी वाले को पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस को। ठीक है, तो इससे मैं जो नॉन प्रीएम्प्टिव में है, इसमें क्या होता था कि जैसे जो शॉर्टेस्ट जॉब थे जिनका वर्स्ट टाइम कम है, ठीक है, तो उन प्रोसेस को काफ़ी वेट करना होता था, क्योंकि जब एक बार प्रोसेस एंटर हो गया प्रोसेसिंग के लिए तो नॉन प्रीएम्प्टिव जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो क्या है कि एग्जिट नहीं कर सकते उसमें से, और जो छोटे प्रोसेस हैं वो जब तक उसका वेट करते रहेंगे प्रोसेस CPU टाइम के लिए, CPU के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं इसमें प्रीएम्प्टिव इसका जो बॉर्ड होगा SRTF का वो है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, और जो इसका क्राइटेरिया होगा वो है वर्स्ट टाइम। ठीक है, तो वर्स्ट टाइम के आधार पर हम इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें टोटल 6 इसमें प्रोसेस है, P1 से लेकर के और P6 तक, और सभी का मैंने अराइवल टाइम दिया हुआ है। P1 का है 0 है, P2 का है 1 है, और P3 का है 2, P4 का है 3, और P5 का 4 और P6 का 5। यह इसका अराइवल टाइम है कि कब कौन सा प्रोसेस एंटर हुआ। ठीक है, क्यू में। तो अब इसके बाद जो वर्स्ट टाइम दिया है इसका, तो P1 के लिए का जो वर्स्ट टाइम वो है 8 है, P2 का जो वर्स्ट टाइम है वो है 4 है, P3 का है 2, और P4 का है 1, P5 का है 3, और P6 का है 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कंप्लीशन टाइम कि कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट किस समय हुआ। तो इससे पहले हम इसमें तैयार करेंगे इसका गैंट चार्ट। ठीक है, तो गैंट चार्ट जब हम तैयार करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि गैंट चार्ट जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि जब भी गैंट चार्ट स्टार्ट होगा वो होगा 0 से स्टार्ट होगा। अब हम ये देखते हैं इसमें कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया। ठीक है, तो सबसे पहले जो अराइवल टाइम वो है 0 है, तो 0 पे कौन सा प्रोसेस आया, यहाँ पर P1 एंटर किया इसमें। ठीक है, और इसका जो वर्स्ट टाइम वो है 8 है। ठीक है, तो P1 को मैंने यहाँ पर गैंट चार्ट में ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और कितनी देर चलेंगे, कितने टाइम इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसको हम 1 यूनिट इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही मैंने 1 यूनिट इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर एक प्रोसेस मेरा और आ गया, P2 भी आ गया। ठीक है, तो ये मैंने P1 को 1 यूनिट चला दिया, तो इसका जो रिमेनिंग टाइम कितना बचा, इसका 7 और बच गया इसका। ठीक है, अब इस दौरान मेरे पास यूनिट टाइम 1 पर मेरे पास 2 प्रोसेस आ गए क्यू में, एक तो P1 तो ऑलरेडी था पहले से ही, और एक P2 भी इसमें नया प्रोसेस और आ गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से वर्स्ट टाइम कम किसका है, P2 का है। तो पहले हम P2 को इसमें लेंगे, तो P2 को मैंने यहाँ पर ले लिया, और इसका जो रिमेनिंग टाइम रह गया इसमें 3 हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसको, ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब 2 पर 3 प्रोसेस हो गए, P1 भी हो गया, P2 भी हो गया, P3 भी हो गया। ठीक है, तो अब तीनों में से वर्स्ट टाइम सबसे कम किसका होगा, P3 का। तो यहाँ पर मैंने P3 को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, और यहाँ टाइम हो गया इसका 3, और इसका रिमेनिंग जो टाइम हो गया उसका 1 बच गया इसका। ठीक है, अब मेरे पास 3 पर यहाँ पर मेरे पास 4 प्रोसेस आ गए, P1 से लेकर के और P4 तक। लेकिन यहाँ पर सबसे कम जो वर्स्ट टाइम किसका होगा, या P3 का है और P4 का है। ठीक है, सॉरी P4 पर तो आएगा भी, P3 पर ही आए हैं, हाँ सॉरी P3 है। ठीक है, और तो P3 और P4 दो ऐसे प्रोसेस है जिनका वर्स्ट टाइम सबसे कम है। अब इन दोनों में से हम किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे जो पहले आया उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले कौन सा आया, P3 पहले आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने अगेन इसको P3 को एग्जीक्यूट किया, और ये हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर ये P3 हो गया 0। ठीक है, अब टाइम कितना हो गया पास, 4 तक चल गया अपन पे, और अब इसके पास इसमें P5 और इसमें क्यू में आ गया। ठीक है, जिसका वर्स्ट टाइम 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अब इसका जो वर्स्ट सबसे कम किसका है, यहाँ 7 है, 3 है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया इसको। ठीक है, इसके बाद है P4 का यहाँ पर वर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो ये हो गया P4, और ये हो गया
0, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, तो टिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ आ गया 5, अब 5 में ये भी अपने क्यू में आ गए। अब सभी प्रोसेस अपने पास क्यू में आ गए। अब देखते हैं कि इसमें सबसे कम जो लोएस्ट जो वर्स्ट टाइम है वो किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम जो वर्स्ट टाइम होगा यहाँ है P6 का है, तो ये लिया मैंने P6 लिया। अब P6 कितनी देर, कितना है इसका टाइम, वर्स्ट टाइम 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एक साथ चला देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7, तो इसका 7 हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इसका ये हो गया 0 हो गया। अब इसके बाद कौन कौन से बचे इसमें, P1, P2, ठीक है, और ये P5, ठीक है। इन तीनों में से वर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, P2 का है और P5 का। तो पहले हम P2 एक्सक्लूड करेंगे इसमें, P2 ये हो गया कितना, 10 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया क्योंकि और तो कोई है नहीं बीच में, इससे पहले 0। इसके बाद है P5, ये भी 0 हो गया, ये हो गया एग्जीक्यूट, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, 13 हो गया। अब लास्ट कौन सा बचा इसमें, P1 इसका है 0, और ये हो गया एग्जीक्यूट, और टोटल ये P1 और टोटल टाइम है उसका 20। तो इस तरह से हमने इसका गैंट चार्ट इसका तैयार कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कंप्लीशन टाइम इसमें नोट करते हैं इसका। तो सबसे पहले P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 20 है, ठीक है। इधर से चलते हैं, राइट साइड चलते हैं इसमें, तो 20 P1 का 20, ठीक है। इसके बाद P2 का है 10 है इसमें, या इसका लेते हैं P5 लेते हैं, P5 का 13, P5 13, ठीक है। P2 का 10 और P6 का है 7, P6 का है 7, और P4 का है 5, और P3 का है 4, ठीक है। ये सभी इसके कंप्लीशन टाइम आ गया। अब टर्न अराउंड टाइम होगा इसका, टर्न अराउंड टाइम की टेट क्या होता है, CT माइनस 80। तो CT कौन सा है इसका, ये CT माइनस 80, 0, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। फिर है 10 माइनस 1 19, सॉरी 10 माइनस 1 9, ठीक है। 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 13 माइनस 4 9, एंड 7 माइनस 5 2, ठीक है। तो ये इसका टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। इसके बाद वेटिंग टाइम है, तो वेटिंग टाइम उसका हो गया टेट माइनस BT, ठीक है। तो टेट माइनस BT, तो टेट कितना है 20 और BT कितना है इसका 8, तो ये हो गया इसका 12, ठीक है। फिर है 9 माइनस 4 5, फिर है 2 माइनस 2 0, फिर है 2 माइनस 1 1, फिर 9 माइनस 3 6, फिर 2 माइनस 2 0, ठीक है। तो ये इसके हो गया इसमें वेटिंग टाइम। अब इसके बाद यहां हम कैलकुलेट करते हैं इसका रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है इसका कि प्रोसेस को फर्स्ट टाइम CPU कब मिला, ठीक है, और अराइवल टाइम क्या है उसका, इन दोनों का डिफरेंस वो होगा रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले P1 को लेते हैं अपन, ठीक है। P1 कब स्टार्ट हुआ, 0 पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। P1 यहाँ पर जो CPU मिला इसको 0 पे मिला, और अराइवल टाइम इसका 0 है, तो ये दोनों का 0 माइनस 0 इस 0, ठीक है। ऐसे ही P2 का जो है यहाँ पर जो CPU का रेस्पॉन्स टाइम था यहाँ पर 1 था, ठीक है। P2 को CPU का मिला 1 पर मिला, और आया का P2 1 पर, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। इसके बाद है P3 को CPU कब मिला 2 पर, और ये यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम अराइवल टाइम क्या इसका 2, ठीक है। तो 2 माइनस 2 0, ये भी इसका 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद है P4, तो P4 को CPU कब मिला 4 पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अराइवल टाइम क्या इसका 3 है, तो 4 माइनस 3 1 हो गया ये, ठीक है। अब है P5, तो P5 को CPU कब मिला 10 पर, और यहाँ पर इसका अराइवल टाइम है 4 है, तो 10 माइनस 4 6, ठीक है। और P6 का जो टाइम है अराइवल टाइम वो है 5 है, और CPU जो मिला इसको P6 को वो 5 पर मिला, तो हो गया
0 हो गया, ठीक है। ये इसका हुआ रेस्पॉन्स टाइम। अब हम इसमें निकालते हैं एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। और दूसरा है एवरेज टेट, ठीक है। तो इससे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल इसका वेटिंग टाइम, इसका टोटल करेंगे इसका, तो टोटल क्या आएगा इसका 24, ठीक है। और इसका जो टोटल आएगा वो होगा 44, 29, 31, 33 और 33, 42 और 44, जो कि 44 इसका हो गया, ठीक है। तो एवरेज वेटिंग टाइम हो गया 24 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया अपना 4.0 और ये हो गया 44.6, ये 7.3। इस तरह से ये दोनों का एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं और टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम इसमें ये SRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।